देखो बच्चों, इस चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। तो पहले हम थ्योरी रिवाइज कराएंगे, फिर हम आपको डेरिवेशन कराएंगे। तो जैसे कि एसी के स्टार्टिंग में हम आपको बताते हैं कि एसी करंट वो होता है जिसमें अमाउंट मैग्नीट्यूड तो चेंज होता ही होता है, साथ में डायरेक्शन भी रिवर्स होती है कुछ रेगुलर इंटरवल बाद। एसी और डीसी में कुछ फर्क होते हैं जो कि हमें दे रखे हैं। देखो, डीसी करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, जबकि एसी अपनी डायरेक्शन रिवर्स करता है पीरियोडिकली। एसी करंट में करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होता है, डीसी करंट में करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, जबकि एसी करंट में करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है टाइम वेरिंग होता है। एसी की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, वेरिएशन नहीं होता उसके अंदर, जबकि सॉरी, डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है क्योंकि उसके अंदर कोई वेरिएशन ही नहीं होता। जबकि एसी के अंदर जो वर्ल्ड में फ्रीक्वेंसीज यूज होती है 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। डीसी के अंदर इलेक्ट्रॉन एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन, जबकि एसी के अंदर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का टू एंड फ्रो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन होता है। तो ये बच्चों हमने कुछ बेसिक्स पढ़े थे। फिर हमने पढ़ा था कि कुछ एडवांटेज हैं एसी के ओवर डीसी। डीसी के कंपैरिजन में एसी के कुछ एडवांटेजेस होते हैं जिस बेसिस पे हम लोग एसी यूज करते हैं। उसके बाद जब हमने नेक्स्ट टॉपिक पे आए थे तो हमने आरएमएस करंट, पीक करंट के बारे में डिस्कस किया था। तो हमने बताया था कि जैसे मान लो आरएमएस वोल्टेज या पीक वोल्टेज के बारे में बताया था। जैसे मान लो ये है हमारी कोई इक्वेशन है, ये वोल्टेज इक्वेशन है हमारी। तो ये वोल्टेज इक्वेशन हमारी किसकी, एसी की। तो इसमें जो वी नॉट है ये पीक वैल्यू कहलाती है, और आरएमएस वैल्यू क्या होती है, जो इफेक्टिव वैल्यू होती है उसे आरएमएस वैल्यू कहते हैं। जो आरएमएस वैल्यू होती है वो पीक वैल्यू के रूट टू टाइम्स होती है। जैसे कि हमारे हाउस होल्ड कनेक्शंस हैं, उसकी हम बात करें, उसकी इक्वेशन की बात करें, तो हमारे घरों में जो करंट आता है, जो हमारे घरों में गवर्नमेंट का सप्लाई होती है, उसकी अगर हम डिस्कशन करें तो वो होता है बच्चों V इज इक्वल टू 220 √2 sin 314t वोल्ट। ये हमारे हाउस होल्ड का वोल्टेज है। इसमें हमारे घरों में जो वोल्टेज आती है उसकी जो पीक वोल्टेज है वो है 220 √2। ये हमारे घरों की पीक वोल्टेज है। और जो फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारे घरों में है वो 314 रेडियन पर सेकंड आती है। और फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी होगी, अगर फ्रीक्वेंसी निकालोगे यहाँ से तो वो आ जाती 50 हर्ट्स आ जाएगी। यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे तो 50 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी हमारे घरों में आती है। तो कुछ बेसिक टॉपिक है जो डिस्कस मैंने बताया आपको। हमारे घरों में जो आरएमएस वोल्टेज होती है वो आती है V0/√2, पीक बाय √2। तो जो क्या हो जाएगी, 220 हो जाएगी, ये हो जाएगी। ये हमारे घरों में आरएमएस वोल्टेज है, ये आ जाएगी हमारी। तो कुछ बेसिक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पोर्शन है वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस रजिस्टर। हम रजिस्टर में जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो जब हम लोग रजिस्टर में एसी को कनेक्ट करते हैं, जैसे रजिस्टर है ये हमारा, इसके साथ हमने एसी को कनेक्ट किया, मतलब वोल्टेज को कनेक्ट किया V = V0 sin ω t। तो हमें हमने वोल्टेज साइनोसॉडियल दी है, एसी दी है, तो हमें करंट भी साइनोसॉडियल मिलता है। ये हमारी अप्लाइड वोल्टेज है। और हमें करंट मिलता है I0 sin ω t। और करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है। और पीक करंट होता है पीक वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, या फिर अगर आरएमएस करंट चाहिए तो आरएमएस करंट होता है आरएमएस वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। इस तरीके से है। खैर, जब एसी को रजिस्टर से कनेक्ट करते हैं तो कुछ खास कोई कॉन्सेप्ट इसके अंदर हमें डिस्कस करने को नहीं मिलता है। रही बात ये कि बाद में जो एसी को इंडक्टर से या कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं तो काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानने को मिलती हैं हमें। जैसे कि जैसे आपने किसी इंडक्टर से एसी को कनेक्ट किया, ये हमारा इंडक्टर है, इसको हमने एसी से कनेक्ट किया, तो हमारा जो सप्लाइड वोल्टेज है वो ये है V = V0 sin ω t।
और जो हमारा करंट है उसकी इक्वेशन हो जाएगी, यहाँ देखो बच्चों एक्सप्रेशन डिराइव करके आती है जो हम बताएंगे आपको, ये आ जाएगी -I0 माइनस I0 कॉस ओमेगा टी। इसको आप लिख सकते हो I0 सिंप्लीफाई करके I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ये लिख सकते हो। तो ये इक्वेशन है। अब इसके अंदर थोड़ी कहानी आती है लीडिंग और लैगिंग की। तो अगर इक्वेशंस को देखा जाए और इक्वेशन को देख के रिजल्ट की बात की जाए, तो जो हमारा करंट है आई है जो लैग करता है, लैग्स बाय पाई बाय 2 फ्रॉम वी, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट क्या है कि मतलब फेज डिफरेंस है। और सेकंड पार्ट क्या है यहाँ पर जब हम आगे डिस्कस करते हैं, तो इस एक्सप्रेशन में सिर्फ यही नहीं जो हमारे सामने आता है, इसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं जो हमें सामने देखने को मिलती है। और वो चीज़ क्या है, वो है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है बच्चों, इंडक्टर जो करंट को फ्लो होने में अपोजिशन कॉज करता है उसे कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एल से, वो होता है ओमेगा एल, जिसमें से एल इंडक्टर का इंडक्टेंस होता है और ओमेगा फ्रीक्वेंसी होती है। इंडक्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ या फिर एल के साथ जो ग्राफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इस तरीके का ग्राफ आता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज अ काइंड ऑफ अपोजिशन विच इज ऑफर्ड बाय इंडक्टर व्हेन देयर इज अ फ्लो ऑफ एसी करंट थ्रू इट, इसे कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। थोड़ा ये रिवीजन है बच्चों, ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना सारा पढ़ा रहे होंगे, सिर्फ समझा रहे हैं कि जो पुराना पढ़ा है उसको जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज कराना है, तो जस्ट रिवीजन है। उसके बाद हम बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास ये इंडक्टर की कहानी है। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारा इंडक्टिव सर्किट, सेकंड इंडक्टिव सर्किट। अब हम आते हैं कैपेसिटिव सर्किट पे। तो थर्ड इज कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटिव सर्किट कैपेसिटिव सर्किट क्या होता है, व्हेन अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद एसी सोर्स, this circuit is known as capacitive circuit, and in this circuit we have voltage, we have applied voltage is equal to v naught sin omega t, and the current we get will be I naught cos omega t, which will be I naught sin omega t plus pi by 2. From this results we can say that here here the current leads by pi by 2, I leads by pi by 2। अब यहाँ पर भी जैसे हम डिफाइन करते हैं, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिफाइन करते हैं जो कि होता है 1/ω/c। तो इसका जो ग्राफ होता है, चाहे ओमेगा के साथ ड्रॉ करो चाहे सी के साथ ड्रॉ करो, एक्स सी का ग्राफ वो ऐसे रेसिप्रोकल सही आता है ऐसे। कोई डाउट बच्चों इस चीज़ को लेके? तो ये कुछ बेसिक आइडिया था हमारा जो हम डिस्कस करते हैं स्टार्टिंग में। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो पावर डिसिपेशन की बात करते हैं। पावर डिसिपेशन बच्चों, जो यहाँ पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला होता है ये होता है VRMS, IRMS और cos फाई भी लगता है, जबकि 10th क्लास तक नहीं लगता था क्योंकि यहाँ वोल्टेज और करंट सेम फेस में नहीं होते हैं। तो अगर इस बेसिस पे देखा जाए तो प्योर इंडक्टिव एंड प्योर कैपेसिटिव सर्किट में, इंडक्टिव इंडक्टिव कैपेसिटिव सर्किट में एवरेज पावर डिसिपेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जबकि रेजिस्टिव सर्किट में जो फाई होता है वो 0 होता है, तो कॉस फाई जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। एवरेज पावर हो जाएगा VRMS IRMS, ये आ जाएगा। कोई डाउट?
हेलो हेलो हेलो। जब किसी कैपेसिटिव सर्किट या इंडक्टिव सर्किट में एवरेज पावर डिसिपेशन आता है होता है, मतलब जीरो होता है, उसका कारण क्या होता है कि वो डिसिपेटिव एलिमेंट नहीं है, कंजम्पशन नहीं करते हैं, डिवाइस से एनर्जी लेते हैं और उसको वापस देते रहते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ऐसे केस में सर्किट में जो करंट फ्लो करता है उसे वॉटलेस करंट के नाम से बुलाया जाता है बच्चों। वैसे ये टर्म इस बार नहीं आएगी क्योंकि सिलेबस में कटा हुआ पोर्शन है वॉटलेस करंट। तो यहाँ तक बच्चों हम यहाँ तक ये पढ़ते हैं, ये सारा का सारा हमारे सिलेबस में आ जाता है, ये सारा का सारा हमने पढ़ा था। ठीक है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर इसके बाद फेजर्स आ जाते हैं। फेजर्स क्या होते हैं? रोटेटिंग वेक्टर्स होते हैं। और फेजर्स जो हैं वो रिप्रेजेंटेशन के काम आते हैं। इससे हम लोग अलग अलग सर्किट के फेजर डायग्राम बनाते हैं। खैर हम डायरेक्टली आ जाते हैं इस पे। तो फेजर्स की हम बात करें तो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं वेक्टर्स की फॉर्म में करंट और वोल्टेज को। तो रजिस्टिव सर्किट के लिए, इंडक्टिव सर्किट के लिए और कैपेसिटिव सर्किट के लिए फेजर ड्रॉ करते हैं। और ये फेजर्स लीडिंग और लैगिंग के बेसिस पे होता है। रजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट एक ही सेम फेज में होता है, तो नो लीडिंग और नो लैगिंग होता है। रजिस्टिव सर्किट का फेजर ऐसा होता है। फिर आती है बात कैपेसिटिव सर्किट की। कैपेसिटिव सर्किट के अंदर क्या होता है बच्चों? लीडिंग और लैगिंग होती है। देखो बच्चों, यहाँ पर हमने लिखा है बट एक्चुअली क्या होता है, जैसे मैंने कैपेसिटिव सर्किट का मेंशन किया है आपसे, करंट लीड कर रहा है पाई बाय टू, किससे? फ्रॉम वोल्टेज से। बट एक्चुअली क्या होता है कि हमें रेफरेंस चेंज करना होता है। यहाँ पर करंट को रेफरेंस लिया जाता है, तो करंट के रेफरेंस में हम वोल्टेज को डिफाइन करते हैं। उसका कारण क्या होता है? क्योंकि जब हम सीरीज एलसीआर पढ़ते हैं तो सीरीज में करंट सबका सेम होता है, तो करंट को रेफरेंस लिया जाता है। तो अगर आई लीड करता है पाई बाय टू वी से, तो हम करंट को अगर रेफरेंस लेंगे तो हम इसको बोलेंगे वोल्टेज लैग करती है करंट से पाई बाय टू से। तो वोल्टेज अगर लैग कर रही है कैपेसिटर के केस में, अगर करंट को हमने ये मान लिया, वोल्टेज को लैग कर रही है तो नीचे मान लिया वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, इसको दो तरीके से बोला जा सकता है। ये जो फिगर दिख रही है इसको आप ऐसे बोल सकते हो, या तो करंट लीड कर रहा है पाई बाय टू वोल्टेज से, या फिर ऐसे कह सकते हो कि वोल्टेज लैग कर रही है करंट से पाई बाय टू में। इसके बाद थर्ड हमारा जो सर्किट आता है, थर्ड जो हमारा केस होता है वो आता है इंडक्टिव। इंडक्टिव इंडक्टिव के केस में क्या होता है? हमारा करंट ये हो गया और वोल्टेज लीड करती है। ये कैसे? हमने ऊपर मेंशन कर रखा है बच्चों, देखो एक बार। आई लैग्स बाय पाई बाय टू फ्रॉम वी। जो करंट है वो लैग कर रहा है उससे, बट हमें करंट के रेस्पेक्ट में तो नहीं बताना। मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, हमें वोल्टेज के रिस्पेक्ट में बताना है। तो अगर करंट वोल्टेज से लैग कर रहा है, मतलब कि वोल्टेज करंट से लीड कर रही है पाई बाय टू, तो उस हिसाब से हमारा जो फेजर डायग्राम आ जाता है उस तरीके से आ जाता है। अगर हमारे पास कंबाइंड एलसीआर सर्किट हो, मतलब तीनों ही एलिमेंट मौजूद हो, एल सी और आर मौजूद हो, तो हमारा सर्किट ऐसा हो जाता है। और इसके अंदर हमारा कंबाइंड फेजर ऐसा आ जाता है, वी आर वी एल वी सी। अब दो टाइप के फेजर हमको ड्रॉ करने को आते हैं। एक आता है इम्पिडेंस फेजर, एक आता है वोल्टेज फेजर। तो वोल्टेज फेजर जब हम ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हम इसको ऊपर वी एल को बड़ा ले लेते हैं। ऊपर वाला हो जाता है वी एल माइनस वी सी, और राइट वाला तो वी आर है ही। और नेट वोल्टेज ये हो जाता है, ये नेट वोल्टेज हो जाता है। और इससे अगर हम लोग लें पाइथागोरस थ्योरम वगैरह ये लगा के, नेट वोल्टेज क्या आ जाएगा? वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। ये आ जाता है। कैसे आया बच्चों? मैंने आपको बता रखा है पहले कि वी एल वी सी को उठा के यहाँ रख दो, यहाँ ले आओ, हो जाएगा वी एल माइनस वी सी। तब पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो आप। पाइथागोरस थ्योरम से ये ऐसे आ जाएगा हमारे पास। या वेक्टर एडिशन लगा दो, वेक्टर एडिशन लगा दो तो ये आ जाता है हमारे पास वोल्टेज फेजर। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे कि हम टर्म डिफाइन करते हैं, पावर फैक्टर, फेज फैक्टर, फाई को डिफाइन करते हैं। फाई इज नोन एज फेज फैक्टर। कॉस फाई जो होता है वो पावर फैक्टर कहलाता है, पावर फैक्टर कहलाता है। हेलो, कॉस फाई पावर फैक्टर कहलाता है। और कॉस फाई की जो वैल्यू होती है
वो होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों, परपेंडिकुलर हो जाता है वी एल माइनस वी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाता है, वी नेट हो जाता है। ये होता है पावर फैक्टर। फेज फैक्टर क्या होता है, सिर्फ फाई की वैल्यू जो होती है फेज फैक्टर होती है। खैर वैसे तो यहाँ टेन फाई को डिफाइन करने की जरूरत नहीं, बट अगर टेन फाई भी आप डिफाइन करते हो तो कर सकते हो। टेन फाई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हो जाएगा वी एल माइनस वी सी और बेस हो जाएगा वी आर। कभी कभी काम आ सकता है अगर डायरेक्टली फेज फैक्टर निकालना, आपको फाई निकालना हो तो ये भी काम आ सकता है। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं बच्चों जो कि हमने नोट्स में भी मेंशन किए हुए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, अच्छा आगे बढ़े। एक मिनट बच्चों रुकना। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है। हो गया। हम्म इसके बाद बच्चों हम आते हैं इम्पिडेंस फेजर पे। इम्पिडेंस में अपोजिशन की बात करते हैं। ये हो गया वोल्टेज फेजर, इसके बाद आता है इम्पिडेंस फेजर। इम्पिडेंस फेजर में क्या होता है, इम्पिडेंस फेजर में क्या होता है, अपोजिशन की बात करते हैं। ये रेजिस्टेंस है, एक्सएल है, ये एक्सी है, एक्सएल माइनस एक्स सी है, ये आर है, ये इम्पिडेंस को जेड कहा जाता है। इफ आई है, ये आ गया। तो यहाँ पर बच्चों इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, इम्पिडेंस आता है आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। टेन फाइव क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एक्स एल माइनस एक्स सी बाय आर। पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, कॉस फाइव क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी बाय जेड। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक्सप्रेशन से हम लिख सकते हैं यहाँ पर। कोई डाउट बच्चे किसी को? हम्म। अब हम थोड़ा सा कुछ आगे भी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे करंट निकालना है, करंट का फॉर्मूला निकालना है किसी एक एलिमेंट के लिए। तो करंट थ्रू आई आर एम एस करंट थ्रू इंडक्टर निकालना है या कैपेसिटर निकालना है या रजिस्टर निकालना है यहाँ पर। या फिर मान लो सर्किट का मतलब जैसे करंट निकालना है, किसी भी एक एलिमेंट से करंट निकालना है। एक्चुअली सीरीज में सबसे करंट सेम ही होता है, कोई भी एलिमेंट लो आप। तो ये आर एम एस नेट आर एम एस वोल्टेज सप्लाई टू द सर्किट बाय इम्पिडेंस। जैसे मान लो ये है, वी हैव एल सी आर सर्किट एंड इन विच वी आर अप्लाइंग सम वोल्टेज हेयर, हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। तो ये वोल्टेज हमने दी है, आरएमएस वोल्टेज सप्लाई की हमने। तो करंट तीनों से सेम ही होगा, आइदर इंडक्टर हो और कैपेसिटर हो और कुछ भी हो। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगा, आई आर एम एस एक्स सी, आर एम एस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ये होगा। आर एम एस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, आर एम एस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होगा, ये होगा आई आर एम एस एक्स एल
आई आर एम एस वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर क्या होगा, आई आर एम एस इंटू आर, ये फॉर्मूले होते हैं बच्चों आर एम एस वोल्टेज ड्रॉप निकालने के किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस। तो ये बच्चों ये हमारे फॉर्मूलेज हैं और ये एक्सप्रेशंस हैं और ये सारा है। तो यहाँ तक बच्चे है, इसके बाद न्यूमेरिकल वगैरह करने होते हैं। तो ये बच्चों पूरा हमने देख लिया सारा का सारा टॉपिक एल सी आर का है, स्टार्टिंग से लेके बता दिया मैंने आपको क्या होता है इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, क्या क्या फॉर्मूलेज बनते रहते हैं इससे। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो बच्चों हमारे पास अब आता है क्वालिटी फैक्टर वगैरह आता है, रेजोनेंट सर्किट आता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो रेजोनेंट सर्किट आता है। रेजोनेंट सर्किट क्या होता है, अभी हम लॉजिकली नहीं देखेंगे क्योंकि हम लॉजिकली पढ़ चुके हैं। अभी हम सिर्फ ये बोलेंगे कि एक सर्किट तब रेजोनेंट सर्किट होता है जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर होते हैं। ऐसे केस में उसको रेजोनेंट सर्किट बोलते हैं, व्हेन इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस आर इक्वल। ठीक है, तो ऐसे केस में 1/ओमेगा सी ओमेगा एल के बराबर होगा, जो ओमेगा होगा 1/√LC के बराबर आ जाएगा। और क्या क्या बराबर होंगे, ऐसे केस में VL और VC बराबर होंगे। ऐसे केस में जो नेट वोल्टेज होगी वो रेजिस्टिव वोल्टेज के बराबर होगी। ऐसे केस में पावर फैक्टर 1 होगा। ऐसे केस में फेज फैक्टर 0 होगा। ऐसे केस में इम्पिडेंस मिनिमम होगा, रेजिस्टेंस के बराबर होगा। ऐसे केस में पावर डिसिपेशन मैक्सिमम होगी जो कि हो जाएगी VRMS IRMS। तो कुछ चीज़ें हैं रेजोनेंस के टाइम पे, ये सब चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। रेजोनेंस कंडीशन में सारी चीज़ें होती हैं, ये आपके सामने भी दे रखा है। और रेजोनेंस के टाइम में फेज फैक्टर जो फाई है वो भी ज़ीरो हो जाता है, शायद मैंने मेंशन किया है यहाँ पर या नहीं किया है, हाँ मेंशन किया है हमने। तो ये सब चीज़ें बच्चों रेजोनेंस के टाइम में होती हैं, रेजोनेंस की स्टडी के बारे में है। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस में आते हैं। मैंने आपको बताया था कि शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस एक ऐसा टर्म है जो कि सिग्नल रिसीविंग वगैरह के लिए यूज़ होता है। तो शार्पनेस का फॉर्मूला बच्चों आपके सामने है, ये यूज़ होता है ओमेगा नॉट, जो फ्रीक्वेंसी है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है अपॉन बैंडविड्थ यूज़ किया जाता है। और क्या क्वालिटी है रिसीवर की रिसीविंग के टाइम पर, तो ये उसकी क्वालिटी फैक्टर की फॉर्म में डिफाइन किया जाता है। इसमें कुछ खास न्यूमेरिकल नहीं होता, सीधे सीधे फॉर्मूला बेसिस पे न्यूमेरिकल होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, जब बैंडविड्थ बढ़ती है तो शार्पनेस डिक्रीज हो जाती है। तो इसमें कुछ खास लॉजिक नहीं है, इसमें तो बच्चे ऐसे ही जैसे ऊपर से पढ़ लेना आप लोग। फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमने एलसी ऑसिलेशंस के बारे में पढ़ा था। एलसी ऑसिलेशंस क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो कोई एक इंडक्टर है, उसको चार्ज कर दो इनिशियली, और चार्ज करने के बाद कैपेसिटर को चार्ज करके इंडक्टर के साथ कनेक्ट कर दो, तो वो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, इंडक्टर चार्ज होगा, फिर इंडक्टर डिस्चार्ज होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा। तो एनर्जी ट्रांसफर इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में कंटिन्यूसली चलता रहेगा और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो किस फ्रीक्वेंसी से एनर्जी ट्रांसफर होगा, ये होगा 1/√LC। ठीक है, रेजोनेंस की तरह ही होता है। जो ऑसिलेशन होता है यहाँ पर चार्ज का होता है, क्योंकि चार्ज कभी इंडक्टर से कैपेसिटर जा रहा है, कैपेसिटर से इंडक्टर जा रहा है। ये ऑसिलेशन की इक्वेशन होती है जो कि खैर इतने काम की नहीं है। कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज की इक्वेशन है वो ये होती है। इसमें कॉस क्यों आता है मैंने आपको पहले बताया था, ये ओम ने भी बताया था जब हम पढ़ा रहे थे, तो ओम ने उस टाइम पे बताया था क्यों आता है। बताओ बच्चे, ओम क्यों आता है कॉस? हेलो ओम, ओम, यस सर। आपने बताया था ना बच्चे जब मैंने पढ़ाया था कि कॉस क्यों आता है, कैपेसिटर पे जो चार्ज का फॉर्मूला होता है उसमें कॉस क्यों आता है, ये बताया था ना हमने, आपने भी बताया था उस टाइम पर। कैपेसिटर पे चार्ज का फॉर्मूला होता है उसमें कॉस इसलिए आता है कि हमने क्वेश्चन ये बता रखा है, इनिशियली हम कैपेसिटर को फुली चार्ज करते हैं, तो जब टाइम जीरो होता है तो चार्ज मैक्सिमम होता है। कोई भी एक फंक्शन है जो स्टार्टिंग में मैक्सिमम हो उसमें कॉस यूज किया जाता है। और नेक्स्ट जो हमारा है लिखा लाइन, उसमें ये बता रखा है कि जो किसी टाइम पे अगर आप बात करो तो एनर्जी का कुछ हिस्सा इंडक्टर में स्टोर होगा, कुछ हिस्सा कैपेसिटर में स्टोर होगा, ये इक्वेशन होती है। फिर उसका नेक्स्ट लाइन लिखा है कि मान लो जब इंडक्टर फुली चार्ज है तो सारी एनर्जी इंडक्टर में स्टोर होती है, कैपेसिटर में कुछ नहीं होती। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा है मान लो अगर इंडक्टर फुली डिस्चार्ज है और कैपेसिटर फुली चार्ज है तो सारी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होती है। फिर देखो अच्छी, ये हमारा प्रोसेस चलता है।
तो अब हम हमसे कोई पूछे कि कितने टाइम पीरियड बाद कैपेसिटर फुली चार्ज था उससे इंडक्टर फुली चार्ज हो जाएगा, तो मतलब क्या टाइम लगेगा। तो एक्चुअली क्या होता है, जो हमने जब आपको पढ़ाया था तो हमने बताया था कि ये जो फिगर है ए टू ले ई, ये फुल साइकिल की फिगर नहीं है, ये हाफ साइकिल की फिगर है, T/2 टाइम पीरियड की फिगर है। और ए टू ई तक, यहाँ से यहाँ तक ए टू सी तक T/4 हो जाएगा, टाइम पीरियड का 1/4 हो जाएगा, ये टाइम जीरो है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो अगर हम देखें तो इंडक्टर से कैपेसिटर से इंडक्टर तक फुली चार्ज होने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा T/4, T/4 टाइम लगेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कैपेसिटर फुली चार्ज था उससे इंडक्टर फुली चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, तो आप कहोगे T/4, इसका मतलब टाइम पीरियड का 1/4 हिस्सा। और अगर आपसे कोई पूछे कैपेसिटर से कैपेसिटर फुली चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, तो एक्चुअली क्या है कि T/2 टाइम लगेगा। पहले कैपेसिटर फुली चार्ज था, अब फिर से कैपेसिटर फुली चार्ज होने में T/2 टाइम लगेगा। अब कई बच्चे, मैंने बताया था उस टाइम पे, इसको एक साइकिल मान लेते हैं, ये एनर्जी, ये जो है एनर्जी की साइकिल है, बट चार्ज की साइकिल नहीं है, क्योंकि ए फिगर में और ई फिगर में सिमिलैरिटी तो बिल्कुल है, कैपेसिटर पहले भी चार्ज था बाद में भी, बट पोलैरिटीज का फर्क है, तो इसको हम एक साइकिल, चार्ज की एक साइकिल नहीं मानते हैं। जहाँ पे जो साइकिल की बात की जाती है वो चार्ज के हिसाब से होती है, क्योंकि ए फिगर में और ई फिगर में ये फर्क है कि ए वाली में ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, नीचे वाली प्लेट पे नेगेटिव, और ऐसा ई में नहीं है, ई में उल्टे चार्जेस हैं। तो ये साइकिल कम्प्लीटली हाफ साइकिल है। तो ये बच्चों हमने डिस्कस किया था जब आपको पढ़ाया था इसके बारे में। खैर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट तो इतना नहीं आता है, एग्जामिनेशन में इतना कुछ पूछा तो नहीं जाता है। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो बच्चों ये बात करते हैं, क्वेश्चन में ये जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, पूछा हुआ है कि प्रूफ करो कि टोटल एनर्जी जो है वो एलसी ऑसिलेशन में कंजर्व रहती है। तो खैर ये अभी हम डेरिवेशन टाइम में देख लेंगे, अभी हम डेरिवेशन देखें, अभी तो थ्योरी रिवाइज करें, इसका देख के करके डेरिवेशन देखेंगे तो सब आपको बताते जाएंगे। तो इसमें प्रूफ है, अभी हम देखते हैं डेरिवेशन में। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इसका नाम है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक डिवाइस होता है जो कि वोल्टेज, एसी के अंदर वोल्टेज को अप डाउन कर सकता है, करंट को अप डाउन कर सकता है। इसका जो प्रिंसिपल होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के बेसिस पे होता है। और इसका यूज़ क्यों किया जाता है, ताकि हम लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिशन करा सकें विदाउट एनर्जी लॉसेस से। क्योंकि अगर देखा जाए तो ट्रांसमिशन में हीट लॉसेस होते हैं I²RT, और अगर दूर तक ट्रांसमिशन कराएं तो हाई करंट को तो हीट लॉसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए हम करंट को घटा देते हैं और वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, इससे ट्रांसमिशन लॉसेस कम हो जाते हैं। अब ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होती हैं, एक होती है प्राइमरी कॉइल, एक होती है सेकेंडरी कॉइल। और बाकी ये ट्रांसफार्मर में जब एनर्जी हम जो प्राइमरी से सेकेंडरी बेचते हैं म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू, तो उसमें कुछ टाइप के लॉसेस होते हैं, जैसे कि फर्स्ट लॉ होता है जूल्स लॉ, क्योंकि जूल्स लॉ तो वैसे हर जगह प्रेजेंट है, जहाँ कहीं वायर होगी वहाँ जूल्स लॉ होगा ही होगा। दूसरा लॉ होता है हीटिंग ऑफ कोर बाय ड्यू टू एडी करंट्स। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि ये सोलेनॉइड जैसा कॉइल है, कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस तो होगी होगी, साथ में मैग्नेटिक फील्ड एसी करंट की वजह से फ्लक्चुएट करेगी, और फ्लक्चुएशन की वजह से बीच के रीजन में एडी करंट प्रोड्यूस होंगे, और एडी करंट की वजह से कुछ हीट जनरेट होगी, उसकी वजह से कुछ एनर्जी लॉस होगा सिस्टम का। तीसरा हिस्टैरिसीस लॉसेस, कंटिन्यूसली इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, ये कॉइल है, कॉइल में सोलेनॉइड जैसे फिगर है, तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से जो अंदर कोर है वो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होगा, उस वजह से इसके अंदर हिस्टैरिसीस लॉसेस होते हैं। चौथा लॉस होता है फ्लक्स लीकेज का, कॉइल 1 से कॉइल 2 में एनर्जी ट्रांसफर के दौरान हो सकता है कुछ फ्लक्स वैसे ही लीक हो जाए, उसे फ्लक्स लीकेज कहा जाता है। तो ये सारे कुछ लॉसेस हैं जो हम डिफाइन करते हैं, उनको कैसे कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। दूसरे लॉ को मिनिमाइज करने के लिए थिक वायर यूज करते हैं, एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए लैमिनेशन ऑफ कोर यूज करते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए लो हिस्टैरिसीस वाला कोर यूज करते हैं, फ्लक्स लीकेज को अवॉइड करने के लिए काफ़ी क्लोजली पैक करते हैं दोनों वाइंडिंग्स को। इस तरीके से बच्चे हम मिनिमाइज कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन। स्टेप अप वो जो वॉल्यूम को बढ़ाए, स्टेप डाउन जो वॉल्यूम को घटा दे। स्टेप अप जो वॉल्यूम को इंक्रीज करे, और स्टेप डाउन जो वॉल्यूम को घटा दे, जो वोल्टेज को घटा दे। स्टेप अप वो जो वोल्टेज को बढ़ा दे, और स्टेप डाउन जो वोल्टेज को घटा दे, एंड वाइस वर्सा, मतलब वोल्टेज को अगर बढ़ेगी तो करंट घट जाएगा, ध्यान रखना। स्टेप अप में अगर वोल्टेज बढ़ रही है तो करंट घटेगा,
और स्टेप डाउन में वोल्टेज घट रही है तो करंट बढ़ जाएगा। तो है स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न्स पे भी डिपेंड करते हैं। जैसे फिगर में जो बी वाली फिगर है, आप उसमें देख सकते हो कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी और सेकेंडरी में कंपेयर करो, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है, सेकेंडरी की वोल्टेज ज़्यादा होगी। और अगर वोल्टेज बढ़ रही है तो इसका मतलब कि जो बी वाला ट्रांसफॉर्मर है अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप, वोल्टेज इंक्रीज हो रही है। आगे बढ़े बच्चों। ट्रांसफॉर्मर में जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो ये एक्सप्रेशन होता है। ये एक्सप्रेशन एक्चुअली 100% एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर के लिए होता है। मेनली ट्रांसफॉर्मर का जो मेन एक्सप्रेशन होता है वोल्टेज ऑफ प्राइमरी बाय वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी बाय नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी एक्सप्रेशन होता है। बट अगर कोई ट्रांसफॉर्मर 100% एफिशिएंट होता है तो उसका पावर इनपुट और पावर आउटपुट बराबर होता है। पावर इनपुट और पावर आउटपुट बराबर होगा तो वोल्टेज इन प्राइमरी, करंट इन प्राइमरी, वोल्टेज इन सेकेंडरी, करंट इन सेकेंडरी बराबर हो जाएगा। उससे ये सिंप्लीफाई हो जाएगा और आ जाएगा करंट इन सेकेंडरी बाय करंट इन प्राइमरी, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। बट अगर कोई ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट ना हो, उसमें कुछ एनर्जी लॉसेस हो, तो हम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर डिफाइन करते हैं। ये हमारा फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर डिफाइन करने का। इसमें एफिशिएंसी किसी भी सिस्टम की ऐसी होती है आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, आउटपुट पावर सेकेंडरी कॉइल में होती है और इनपुट पावर प्राइमरी कॉइल में होती है। इस तरीके से फॉर्मूला बन जाता है बच्चों। तो यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर डिफाइन करते हैं। तो कुल मिला के बच्चों ये है जो हमने देखा।